थर्सडे 27 सितंबर 7:30 PM। जेक के आने से पहले मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बजाय मैं अपने रूम में बैठी अपने बालों से खेल रही हूँ। मैं पिछले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ ग्लेन के डिनर में गई थी। तब किली ने वहाँ भी मेरे बालों की बहुत तारीफ़ करी थी, लेकिन अगर सच बताऊँ तो मुझे किली के साथ कहीं दिखने से बहुत नफ़रत है। दरवाजे की घंटी बजती है और मुझे पता है कि ये जैक ही होगा, और मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ उसे कम से कम 10 मिनट से पहले तो नहीं जाने देने वाली है। वो अभी भी साइमन की मौत से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहती है। मैंने सोचा जब तक जैक ऊपर आएगा तब तक मुझे मेरे बाल सेट कर लेने चाहिए, लेकिन मैं बालों को ब्रश करते हुए भी सिर्फ साइमन के बारे में ही सोच रही थी। कैसे वो नए सेशन से ही हमारे ग्रुप के आसपास लगातार मौजूद था, लेकिन अफसोस वो कभी भी हम में से एक नहीं था। उसकी केवल एक ही सच्ची दोस्त थी, जैनी नाम की। मुझे लगता था कि शायद वो उसके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वैसे मैं तो हमेशा से ही यही सोचती आई थी कि शायद ब्राउनिन के मन में साइमन को लेकर थोड़ी हमदर्दी तो होगी ही। शायद साइमन ने ब्राउनिन के बारे में अपने ऐप पर कभी कुछ नहीं लिखा था इसलिए। लेकिन आज स्कूल में ऑफिसर बुडापेस्ट की कही गई बात पर ब्राउनिन का रिएक्शन देखकर मेरा ये भ्रम भी टूट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो साइमन की मौत से ज़रा भी दुखी या परेशान है। इतने में ही दरवाजे पर एक दस्तक होती है और जेक अंदर आते हुए कहता है, मुझे मिसेस केलर का कॉल आया था। ये नाम सुनते ही एडी के पूरे शरीर में सिरंध की एक लहर दौड़ गई। मिसेस केलर यानी साइमन की मम्मी, उन्होंने तुम्हें क्यों फ़ोन किया था? जैक एडी को शांत करते हुए कहता है, अरे कुछ खास नहीं, वो बस चाहती थी कि मैं साइमन के लास्ट रिचुअल्स के टाइम उनके साथ मौजूद रहूं। अरे नहीं, मैं ये कैसे भूल गई कि साइमन और जैक दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर फ्रेशमैन ईयर में जैक ने कूपर के साथ एक फ़ुटबॉल टीम बनाई और गेम पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, और इसी वजह से जैक साइमन को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों की दोस्ती में दूरियां आ गई। जैक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साइमन ने शायद वो ऐप बनाया हो। ऐप बनाने के बाद साइमन पहली बार स्कूल में किसी की नज़रों में आया था। साइमन ने ऐप की शुरुआत एक अच्छे मकसद के लिए करी थी, इसलिए सब लोग उसे बहुत पॉजिटिव और लाइट वे में लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो लोग जो उस ऐप की वजह से उसे एक अच्छा आदमी समझते थे, उसकी इज्जत करते थे, वो लोग अब धीरे धीरे उससे डरने लगे। साइमन जब भी ऐप पर किसी के बारे में पोस्ट करता तो वो लोग साइमन की शिकायत लेके जैक के पास जाते। जैक हमेशा साइमन का साथ देता था। मुझे साइमन का नहीं पता, लेकिन जैक को तो ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह का भाषण देना बहुत आसान होता है जब आपने कभी कुछ गलत नहीं किया हो। लेकिन सब तुम्हारे जितने अच्छे नहीं होते ना जैक, मैं भी नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। जैक मुझे हल्के से होश में लाते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कल बीच पे चलने का प्लान बना रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हो। अरे वो तो मैं बस उसी बारे में सोच रही थी जिस बारे में तुम बात कर रहे हो। वैसे बताओ तो सही कि कल कौन कौन जा रहा है बीच पर? इतना कहकर एडी अपने दिमाग में बार बार एक ही लाइन कहने लगी, प्लीज़ टीजे का नाम मत लेना, प्लीज़ टीजे का नाम मत लेना, और कोई भी चलेगा लेकिन टीजे नहीं, बस सिर्फ टीजे नहीं। जैक कहता है, कूपर और कैली का तो कुछ फिक्स नहीं है, हाँ लेकिन लुइस, ओलिविया, वेनेसा, टेलर, नोआ, सारा, और हाँ टीजे टीजे भी चल रहा है। अरे नहीं यार, टीजे को यहाँ नहीं होना चाहिए था। टीजे का नाम सुनते ही एडी के चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहती है, बहुत बढ़िया। इतने में ही सीढ़ियों से मेरी माँ की आवाज़ आती है, एडिलेड हम बाहर जा रहे हैं। जवाब में मैं भी एक ऊंची आवाज़ में कहती हूँ, हाँ ठीक है मॉम। वो चले जाते हैं और मैं और जैक अपनी बातों में गुम हो जाते हैं। नीट, थर्सडे 27 सितंबर 8 PM। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जिसके सामने से लोग गाड़ी से गुजरते हुए हमेशा ये कहते होंगे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वास्तव में कोई इस तरह के घर में रह भी सकता है। हमारा घर बेव्यू के दूर के किनारे पर है, छोटा और बदबूदार। जब मैं 10 साल का था तब से चिमनी उखड़ रही है, और बाकी 7 सालों में इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं।
वैसे तो मैं कभी कभी लॉन की कटाई सफाई कर दिया करता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मुझे समझ आया कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ये लॉन की सफाई किस दिन ख़त्म नहीं होने वाली। इसलिए उस दिन से मैंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। मेरे पिताजी छतों पर काम किया करते थे, लेकिन एक दिन वो नशे की हालत में छत से गिर गए और ख़ुद को इतना इंजर्ड कर लिया कि स्टेट ने उनको हर महीने पेंशन के रूप में कुछ पैसे देने का डिसाइड किया। वो इसे अपनी खुशकिस्मती मानते हैं और घर में खुल कर शराब पीते हैं। उन्हें पेंशन या सिक्योरिटी का पैसा कितना मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना बिल्कुल भी नहीं है कि उससे दो लोगों का गुजारा हो सके। इसलिए मुझे स्कूल के बाद पूरे शहर में कुछ बैंड सब्सटेंसेस से भरे प्लास्टिक बैग्स बेचने पड़ते हैं। आसान पैसा दुख बहुत देता है। इसलिए मुझे एक बार गर्मियों में इलीगल सब्सटेंसेस बेचने के चक्कर में पुलिस ने उठा भी लिया था और तब से मैं प्रोबेशन पे ही हूँ। फ्रिज से खाना निकालते वक्त मेरी आंखें फ्रीज पे चिपकी हुई एक फ़ोटो पर गई। मैं, मेरी माँ और मेरे पापा। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी और वो हमारे साथ थी, लेकिन उनके साथ होने से भी मेरा बचपन कुछ ज़्यादा सुहाना नहीं था। असल में बात ये थी कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। मेरी उनसे जुड़ी ज़्यादातर यादें अजीब ही हैं। कभी मैं स्कूल से वापस घर आता तो हमारा सारा सामान बाहर फेंक देती। कई बार वे अपने बिस्तर के कोने में झुक जाती और कई दिनों तक हिलती ही नहीं थी। लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ अच्छी यादें भी हैं मेरे पास, जैसे मेरा 8th बर्थडे, और एक बार तो उन्होंने मुझे एक लिज़ार्ड भी गिफ्ट करी थी, स्टैनली। हाँ, स्टैनली के नाम पे ही मैंने उसका नाम स्टैन रखा है। फिर मेरी माँ ने अपनी दवाइयों को पूरी तरह से छोड़ दिया और मन को बदलने वाली कुछ अलग तरह की चीज़ों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। हाँ, मैं वही गधा हूँ जो अपनी माँ को बर्बाद करने वाली ड्रग्स का सौदा करता हूँ। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बेईमानी का धंधा भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ कुछ पेन किलर्स और वीड के अलावा कुछ भी नहीं बेचता। आखिरी बार जब मैं उनसे मिला तब मैं 14 साल का था। मैंने अपनी इन सभी पुरानी यादों को फिर से समेट कर अपने दिमाग के कोने में रख दिया और अपना मन बहलाने के लिए मैं स्टैंड के पास गया, जिसके पास अभी भी मुरझाए हुए कुछ सब्जियों के पत्ते पड़े हुए थे। स्टैन बहुत शांत और कम रख रखाव वाला आदमी है, लो मेंटेनेंस पेट टाइप्स। यही एकमात्र कारण है कि वो 8 साल तक इस घर में जिंदा रहने में कामयाब रहा। टीवी पर आ रहे बेसबॉल मैच से मुझे अचानक से कूपर का ख्याल आया और कूपर की वजह से उस दिन डिटेंशन रूम में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी आंखों के सामने फिर से दौड़ गया। अगर सच कहूँ तो मुझे साइमन कभी से ही पसंद नहीं था और जिस तरह से उसके मरने के बाद मुझसे सवाल जवाब करे जा रहे थे, उससे तो मेरी नफ़रत उसके लिए कुछ बड़ी ही थी। और वो कूपर का बच्चा भी, मुझे नफ़रत है उससे। वो न जाने अपने आप को क्या समझता है। मेरी जैकेट में एक बीप की आवाज़ आती है और मैं सही फ़ोन के लिए अपनी जेबें टटोलने लगता हूँ। मेरे पास 3 सेल फोन्स हैं, एक उन लोगों के लिए जिन्हें मैं जानता हूँ, और एक उन लोगों के लिए जो मुझसे सामान खरीदते हैं, और तीसरा बैकअप के लिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। मैंने अपना पुराना आईफोन निकाला जिस पर एम्बर का मैसेज आया हुआ था। मैं उससे पिछले महीने ही एक पार्टी में मिला था। अगर तुम फ्री हो तो मैं मिलने आ जाऊँ। मैं हमारी कन्वर्सेशंस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, इसलिए मैंने सिंपली रिप्लाई करा, ठीक है आ जाओ। मैंने फ़ोन साइड में रखा ही था कि इतने में फ़ोन पर एक और मैसेज आया, चैट बोस्नर का। वो बस मेरे एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ मैं कभी कभी यूं ही घूमने चला जाया करता हूँ। उस मैसेज में बस इतना ही लिखा था, हे तुमने इसे देखा क्या, और नीचे एक लिंक दे रखा था। मैंने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, मैं अबाउट दैट नाम के एक टम्बलर पेज पे रिडायरेक्ट हो गया और उस पर जो लिखा था उसे पढ़ते हुए तो मेरे होश ही उड़ गए। उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मैं साइमन को मारने के बारे में सोच तो बहुत पहले से ही रहा था, लेकिन हमेशा मैं रुक जाता था क्योंकि तब मेरे पास साइमन को मारकर इन सब से बच निकलने का कुछ सेफ एग्जिट प्लान नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मुझे डेडलाइन देखते हुए साइमन को मारने का एक आइडिया आया और उसके बाद मैं खुद को और नहीं रोक सका। शो का वो बेवकूफ़ हत्यारा तो सेलफोन रिकॉर्ड से पकड़ा जाता है, लेकिन मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मारने के लिए सबसे आसान शिकार कौन होता है? एक ऐसा आदमी जिससे सब नफरत करते हो, और साइमन वही था।
हमारे स्कूल का वही आदमी जिससे सब नफरत करते। चलो अब एडमिट कर भी लो कि बेबी भाई में हर कोई साइमन से नफरत करता है। मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं था। हाँ, लेकिन मैं अकेला ऐसा आदमी था जिसमें इसके बारे में करने की कुछ हिम्मत थी और मैंने कदम उठाए। मैं जानता हूँ मैंने आप सबकी एक अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी और इसके लिए आप मुझे जितना भी शुक्रिया दें, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। ये सब पढ़ने के बाद फ़ोन मेरे हाथ से लगभग गिरने ही वाला था। मैंने तुरंत उसको वापस पकड़ा और चैट को मैसेज करा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? चैट का रिप्लाई आया, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे ये ईमेल किया था, साथ में कुछ लाफिंग इमोजीज भी थे, तो मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। नेट झुंझलाते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम तो यही बोलोगे ना, क्योंकि तुम्हें किसी पुलिस ऑफिसर ने 10 घंटों तक एक ही सवाल को 50 तरीक़ों से घुमा घुमा के जो नहीं पूछा कि आखिर साइमन के ग्लास में पीनट बटर ऑयल कहाँ से आया, तो तुम्हें तो ये मजाक ही लगेगा। वैसे भी वो तीनों पुलिस वालों को टैकल करने में अभी कच्चे हैं। आखिर वो क्या जाने कि पुलिस वालों को कैसे गुमराह किया जाता है।